अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS614 डाटा वेयर हाउसिंग का लेक्चर नंबर 6 से लेके लेक्चर नंबर 9 को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 किए थे, जिसका सिमिलर टॉपिक था। आज के हमारे जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक, वो सारे टॉपिक भी सिमिलर हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन को, नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स को, इसके अलावा डी नॉर्मलाइजेशन को, उसकी टाइप्स को, और कुछ टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन के गोल्स क्या हैं, हम क्यों नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बॉक्स में मैंने आपको बताया कि इसके गोल्स क्या हैं। पहला गोल तो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास रिडंडेंट डाटा को एलिमिनेट करता है, यानी कि जो डाटा डुप्लीकेट हो रहा होता है उसको ये एलिमिनेट करता है। इसके अलावा डाटा डिपेंडेंसी को ये जो है वो इंश्योर करता है कि वो एक सेंस बनाए। इसको हम आगे जो है मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर आप सिंपल देखें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एफिशिएंटली डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डाटाबेस में। कैसे? बाय डीकम्पोजिंग अ रिलेशनल टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स, यानी कि एक बड़े टेबल को छोटे टेबलों में डिवाइड करके हम अपने डाटा को एफिशिएंटली डाटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। बेसिक नॉर्मलाइजेशन के दो गोल्स हैं यहाँ पे। पहला गोल तो ये है कि हमने जो है वो रिडंडेंट बिट डाटा को एलिमिनेट करना है, यानी कि सेम डाटा को हमने स्टोर नहीं करना टेबल में, सिर्फ वन टाइम ही होना चाहिए डाटा, कोई भी सेम डाटा जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डाटा डिपेंडेंसी जो है वो एक सेंस बनाए, इसको हमने इंश्योर करना है, यानी कि जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं टेबल के अंदर वो रिलेटेड डाटा हो। जिस चीज़ के बारे में हम डाटा स्टोर करें सारा डाटा उसी चीज़ के मुताबिक हो, ना कि कोई और जो चीज़ उससे रिलेट नहीं करती हमने उसको डाल दिया, तो वो नहीं हमने करना। तो नॉर्मलाइजेशन की बेसिक ये दो गोल हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के दो कौन से गोल हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आपसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है नॉर्मलाइजेशन का, तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन के जो गोल्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे जो लोवेस्ट हमारे पास है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, और सबसे जो हमारे पास हाईएस्ट है वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट टू नॉर्मल फॉर्म्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें तमाम टेबल्स को 3NF में। तो इनको हम शॉर्ट में नॉर्मल फॉर्म को 1NF, 2NF, 3NF, 4NF और 5NF कहेंगे। 4 और 5 का जो है वो आपकी बुक में नहीं है, 1, 2 और 3 हमने इस हैंडआउट्स में देखना है आज। तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक टेबल दे दिया है। इस टेबल में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर SID हमारे पास स्टूडेंट ID है। स्टूडेंट ID अगर आप देखें तो 1, 1, 1 ये हमारे पास डाटा रिपीट हो रहा है स्टूडेंट ID में भी। इसके अलावा 2, 2, 3, 4, और देखें आप स्टूडेंट ID में डाटा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी प्राइमरी की भी नहीं है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही डाटा को। उसके बाद हमारे पास जो डिग्री है कुछ BS की हैं और कुछ MS की हैं, ये भी सारी हमारे पास मिक्स हैं। BS भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास कैंपस है, कैंपस भी चेंजिंग है, कहीं इस्लामाबाद है और लाहौर है, तो ये भी जो हमारे पास सिमिलर डाटा है। उसके बाद हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं CS101 है, 102 है, 103 है, 104, 5, 6, फिर अगेन CS101 यहाँ पर आ रहा है, और CS102 यहाँ पर अगेन आ रहा है, CS102 यहाँ पर भी अगेन आ रहा है, और यहाँ पर भी अगेन आ रहा है। उसके बाद CS104 और 105 भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारा डाटा रिपीट हो रहा है। इसके अलावा मार्क्स भी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें तो इसके 30 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर भी इसके 30 मार्क्स ही हैं CS101 की, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डाटा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डाटाबेस की एग्जांपल दिखाई है, एक स्टूडेंट डाटाबेस सिस्टम से एग्जांपल लेके दिखाई है कि कैसे हमारा डाटा रिपीट हो रहा है। इस डाटा को ठीक करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को स्प्लिट करेंगे स्मॉलर टेबल्स में, ताकि इसके अंदर जो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ वो रिपीट भी ना हो और हमारा डाटा भी डिस्टर्ब ना हो। यानी कि ऐसा नहीं करना कि हमने एक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया यहाँ से और हमारा डाटा डुप्लीकेट जो हो रहा है उसको हम स्टूडेंट को ही रिमूव कर दें, ऐसा हमने नहीं करना, बल्कि इसको ऐसे एफिशिएंटली करना है कि हमारा कोई स्टूडेंट भी रिमूव ना हो और हमारा डाटा भी जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए। अब उसे कैसे करेंगे, उसको हम नॉर्मलाइजेशन के जरिए करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि 1NF में देखें तो ये देखें ये हमारे जो कैंपस है इस्लामाबाद सिमिलर है, और ये BS भी सिमिलर है, और ये स्टूडेंट 1 हमारे पास सिमिलर है। और यहाँ पे भी देखें तो इस्लामाबाद और फिर BS और फिर 4, इनको इनने कंबाइन कर दिया है कि ये हमारे पास जो है वो सिमिलर डाटा है। इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ सिमिलर डाटा ही देखा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है उसके अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई भी रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, एग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर जो है वो कंटेंट्स रिडंडेंट, डाटा हमारे पास डुप्लीकेट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर डाटा रिपीट हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको अपडेट अनोमली के बारे में बताया कि अपडेट अनोमली जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये तब अगर होती है जब आपका रिकॉर्ड आप इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या कोई भी डाटा आप डाटाबेस के अंदर अपडेट करते हैं, तो हमारे पास एक अनोमली अगर होती है जिसे अपडेट अनोमली कहते हैं। उसको यहाँ पर उन्होंने आगे डिफाइन किया है प्रॉपर। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि अपडेट अनोमली को डिफाइन करें कि वो क्या होती है। तो अपडेट अनोमली हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तब अगर होती है जब हम डाटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाया हुआ भी है। इंसर्ट में देखें, अगर हमने किसी भी स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी है 5, उसने एडमिशन लिया डिफरेंट कैंपस में, लाइक कराची में उसने एडमिशन ले लिया इस्लामाबाद से, तो उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमें उसका नया डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमने किसी स्टूडेंट को ग्रेजुएट हो चुका है, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही है, तो उसका रिकॉर्ड हमें डिलीट करेंगे, डिलीट यूज़ करके, तो हमारा जो स्टूडेंट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो जाएगी अगर हम उसको डिलीट की क्वेरी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास इस्लामाबाद कैंपस से लाहौर कैंपस में माइग्रेट हो रहा है, तो हम अपडेट अनोमली से जो है वो उसको अपडेट करेंगे, तो ये हमारे पास अपडेट अनोमली आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास दोबारा से आपको वही तीनों एग्जांपल्स नीचे दोबारा से बताइए, अगर आप देखें तो सेम वर्डिंग यहाँ पे दोबारा यूज़ हो रही है। तो बेसिकली इसको ही हम अनोमली कहते हैं। आपसे अगर आप अपडेट अनोमली के बारे में पूछें तो आपने ये बताना है कि अपडेट अनोमलीज जो हमारे पास हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तब अराइज होती हैं जब हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या फिर डाटाबेस में ऐड करते हैं। और इस एग्जांपल को जो यहाँ पे आपको गिवन है 6.2 में, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी इसमें लिख सकते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि अपडेट अनोमली क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अपडेट अनोमली तब अगर होती है जब हम डाटा को अपडेट करते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो अपडेट अनोमली एक वो प्रॉब्लम है जब तब अराइज होती है जब डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट, डिलीट और अपडेट तीनों केसेस होते हैं, तब ये अनोमली अकर होती है। तो ये आपने याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं, जिसको हम 2NF भी बोलते हैं। इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद आप उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बना सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपका डाटा होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है उसकी ये है कि एवरी नोन की कॉलम इज़ फुली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, यानी कि जो नोन की कॉलम है वो प्राइमरी की पर फुली तौर पर डिपेंड करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें तो स्टूडेंट आईडी और कैंपस हमारे पास यूनिक नहीं था। हमने देखा कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास जो है 1 रिपीट हो रही थी, फिर नेक्स्ट भी हमारे पास 2 और 3 भी रिपीट हो रहा था। इसके अलावा हमारे पास कैंपस भी रिपीट हो रहा था, इस्लामाबाद है, कभी लाहौर है, तो वो हमारे पास रिपीट हो रहा था, तो वो हमारे पास यूनिक नहीं है। उसके बाद हम न्यू टेबल करेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ने आपको बताई है कि स्टेट्स है, जब जो हमारा टेबल्स हैं, जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है वो NF में 1NF में हो सकती है, लेकिन 2NF में नहीं हो सकती। तो रिलेशन टेबल हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये उन्होंने दोबारा से वही बात यहाँ पे लिखी है कि दो कंडीशंस होती हैं, इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नोन की कॉलम इज़ फुली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। तो ये चीज़ें काफ़ी आपके हैंडआउट्स में रिपीट हैं। अगर आप ऊपर से ये दो लाइन्स ही देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि 2NF की क्या कंडीशंस हैं। आपने बस वो याद रखनी है कि क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ने आपको करके भी दिखाया है। अगर हम इस टेबल को देखें, आप 6.3 की फिगर देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी। अब यहाँ पर देखें, हमने इसको जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किया तो हमने स्टूडेंट आईडी को 1 2 3 4 5 नाउ देखें कोई भी रिपीट नहीं हो रही, हमने 1 2 3 4 और 5 किया है। ये वाला टेबल आप देखें तो इस टेबल में कोई भी रिपीट नहीं हो रही, तो हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं। अब आपकी स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, अगर आप डिग्री देखें तो वो रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि डिग्री को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। उसके बाद हमारे पास कैंपस में भी इस्लामाबाद और लाहौर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। ये भी आपको MCQs आता है पेपर में कि इस टेबल में से हम किस वाले रो को या किस वाले कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाइड जिसको हम कर सकें उसी को हम जो है वो प्राइमरी की बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने आपको ये बताया कि टेबल हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। ये वाला टेबल जो छोटे वाला आपको दिखाई, बड़ा वाला टेबल वो पुराना वाला ही है जो आपको कंपैरिजन के लिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ और इंसर्ट और डिलीट की भी बताई है कि अगर अंटिल स्टूडेंट गेट रजिस्टर इन डिग्री प्रोग्राम में अगर कोई स्टूडेंट रजिस्टर करता है और वो प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र नहीं कर सकते उसको, तो हम इंसर्ट नहीं कर सकेंगे उसका डाटा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कुछ अनोमलीज आ जाएंगी। इसके अलावा हम एनी रो रजिस्ट्रेशन से हम डिलीट करें तो उसका मतलब है कि उस टेबल के अंदर से तमाम फैक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। यानी कि जो आपने ये छोटा वाला टेबल बनाया था, अगर आप बड़े टेबल से वो डिलीट कर देंगे तो वो इसमें से भी डिलीट हो जाएगा, या फिर इसमें से करेंगे तो वो उसमें से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डाटा को डिलीट नहीं करना। उसके बाद हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है कंडीशन क्या है कि ऑल कॉलम मस्ट बी डिपेंड ओनली ऑन द प्राइमरी की। आपके सारे कॉलम्स प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। पहली ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ यही होती है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये होना चाहिए। अब ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई कंडीशन नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये कंडीशन है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये कंडीशन है कि वो सेकंड में हो। अगर आपको पेपर में टेबल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपने पहले चेक करना है कि क्या वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है।
या फिर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा कि उसमें कोई भी की आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए और आपने एक को प्राइमरी की भी बनाना है। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है वो इसकी है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑकर ऑन व्हेन अ नोन की कॉलम दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय द प्राइमरी की इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द अदर कॉलम्स। ये इसकी कंडीशन बस आप एज इट इज़ यहाँ से याद कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि आपको जब टेबल आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है तो हमारे ऑल कॉलम जो है वो प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। जो ऊपर हमने बताया वही नीचे आपको बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे टेबल से देखते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप ये वाला टेबल देखें तो जो रजिस्ट्रेशन का टेबल हमने नया बनाया था वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने बनाया था, उसी को हम अब यूज़ करके थर्ड में करेंगे। जो हमारा जो बड़ा वाला टेबल था ना वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, उसको हमने लेके नहीं चलना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, जो हमने पीछे कर लिया है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल है जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसको हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है, यानी कि इसमें से बिल्कुल ही हमने रिपीट डाटा को ख़त्म कर देना है। उसके लिए क्या किया इन्होंने जो है वो इसको डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। समझ लें आप, स्टूडेंट आईडी और डिग्री को एक साथ कर दिया और डिग्री और कैंपस को भी अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी हमारे पास यूनिक है, हमारे पास प्राइमरी की है, और कैंपस यहाँ पे इनने आपके अलग कर दिए, डिग्री को यहाँ से अलग कर दिया है। और उसके बाद कैंपस और डिग्री का एक टेबल बना दिया। अब यहाँ पे देखें कैंपस इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर है। इस्लामाबाद से सारे BS हो रहे हैं, लाहौर से MS हो रहे हैं और पेशावर से PhD हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें आप, इस्लामाबाद से BS है, यहाँ पे भी इस्लामाबाद का BS था जो डुप्लीकेट हो रहा था। इसकी डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए हमने इस तरह से कम्बिनेशन बनाना है टेबल्स का कि ये डुप्लीकेशन हम ख़त्म कर पाएँ। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेशन इस वाले में कैंपस और डिग्री में ख़त्म हो रही है। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आपका मौजूद है। अब यहाँ पे भी कुछ एनॉमलीज़ हैं, वो क्या है, इंसर्ट किए सबसे पहले, उसके बाद अपडेट किया और डिलीट किया। बस आपने इनके नाम याद रखने कि कौन कौन सी एनॉमलीज़ अकर होती हैं। उसके बाद हमारे पास इसके कंक्लूजन में देखें अगर आप, तो नॉर्मलाइजेशन की गाइडलाइंस हमारे पास कमुलेटिव हैं। जनरली ये गुड आइडिया है कि आपका जो टेबल है वो 2NF में हो। इसके अलावा 3NF इज़ एट द कॉस्ट ऑफ सिंप्लिसिटी हो ज़्यादा हो जाती है 3NF में, आपने देखा खुद भी, परफॉर्मेंस भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास 4NF भी होता है जिसके अंदर नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होती, और हमारे पास 5NF भी होता है। हमने 3NF तक ही इसको किया है। तो ये आपके MCQs के लिए पूछ जा सकती हैं। 6.5 की कंक्लूजनस बस आपने ये याद रखनी है। इन्हीं को ने पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डीनॉर्मलाइजेशन है। अब यहाँ पे एक टेबल देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने जो है वो बैलेंस रखना है दोनों चीज़ों के अंदर। डीनॉर्मलाइजेशन जो है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का ऑपोजिट है। तो यहाँ पे देखें नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे टेबल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने किया, फिर हमने सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया, फिर हम 5th करेंगे उसकी फॉर्म। इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा टेबल डेटाबेस में बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक नई टेक्निक आ जाती है, उसका नाम है डीनॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर उन्हीं टेबल्स को अब हमने वापस से कंबाइन कर लेना है, या कुछ और भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन नॉर्मलाइज्ड एंड डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ये आपका MCQs आता है कि नॉर्मलाइज और डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर हमने बैलेंस रखना है कि अगर आपकी एक फुली नॉर्मलाइज फॉर्म है, फुली नॉर्मलाइज जो कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन आपकी हो चुका है आपका टेबल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो स्पेस है वो भी काफ़ी ले लेगा, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स आपके डेटाबेस में बन जाएंगे, क्योंकि उसे स्प्लिट करके हम नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे टेबल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है यहाँ पर डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को करेंगे यूज़। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ नॉट अ chaos, मोर लाइक अ कंट्रोल क्रैश विद द एम ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट विदाउट लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो एम है हमारे पास डीनॉर्मलाइजेशन का वो ये है कि हमने परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है और डाटा और इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल भी लॉस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इज़ अ रूल ऑफ थंब इन DBMS, ये भी आपने याद रखना है। बट DSS के अंदर हमारे पास जो ईज़ ऑफ यूज़ है वो डीनॉर्मलाइजेशन से अटैच हमारे पास अचीव्ड होती है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। 2 MCQs यहाँ से बनते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास रूल ऑफ थंब से किस में है, इनकी DBMS से रिलेटेड है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन DSS में हमारे पास जो अचीवमेंट, इसके जो हम अचीव कर पाते हैं इसको ईजी तरीके से, तो वो हमारे पास डीनॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं DSS में। तो ये आपने याद रखना है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास डीनॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स में है, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसकी टेबल को कंबाइन कर सकते हैं, टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत केयरफुली हमने करना है। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि सब कुछ उसके अंदर हमने कवर करना है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिलेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉर्मलाइज रिलेशन को अननॉर्मलाइज फिजिकल रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाई डीनॉर्मलाइजेशन। हमें क्वेरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है। लेट्स सपोज आपने कोई भी डाटा आप ढूंढ रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास लो होगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टेबल
नॉर्मलाइजेशन की वजह से बन चुके हैं। तो उसको सही करने के लिए, क्वेरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब DSS क्वेरी परफॉर्मेंस क्या होती है? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम परफॉर्मेंस ऑफ एवरी कंपोनेंट इन द डाटा डिलीवरी आर्किटेक्चर में हम उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंट डाटा मॉडलिंग के अंदर हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि डीनॉर्मलाइजेशन है, एग्रीगेशन है, पार्टिशनिंग है, ताकि हमारा डाटा अच्छा रहे। ठीक है, यहाँ पर एक और ने आपको बताया इनमोन हमारे पास जो ग्रैंडफादर ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग थे, और 1988 में जो है वो इनने बताया था इसको, DSS की इनने बताया था कि DSS हमारे पास 8 टेबल्स अगर उसके अंदर होंगे तो उसके अंदर 50,000 रोज़ होंगी। अगर हम उसे पार्टीशन कर देंगे नॉर्मलाइज DSS में, यानी कि उसके अब 4 टेबल हो जाएंगे, 8 को हम हाफ कर देंगे तो वो 25 रोज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने बस इनका नाम याद रख लेना है और उसके अलावा आपने डेट याद रख लेनी है, ईयर याद रख लेना, 1988 था। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीनॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास कैसे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। तो ये आपके पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, इसका आंसर देखें। डीनॉर्मलाइजेशन हमारे पास परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है? सबसे पहले तो वो नंबर ऑफ़ टेबल्स को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ जॉइंट्स हमें क्वेरी की एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए थे, वो उनको भी रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा रिड्यूस द नंबर ऑफ़ रोज़ टू बी रिट्राइव फ्रॉम द प्राइमरी डाटा टेबल से हमने जो रोज़ को रिट्राइव करना है, उसको हासिल करना है, गेन करना है, वो भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगी। हायर लेवल ऑफ द नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टेबल्स भी ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा आपकी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म होंगी, फर्स्ट NF है, 2 NF है, 3 NF है, 4 NF है, इसका मतलब है उतने ही ज़्यादा आपके टेबल यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ टेबल इन द DSS मतलब मोर जॉइन हमें चाहिए डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और जॉइन क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। उन्हीं जॉइंस को रिड्यूस करने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करेंगे ताकि हम उन जॉइन को कम कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गाइडलाइंस देखें, ये भी आपको पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो है केयरफुली डू आ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने बहुत केयरफुली करना है। डू अ डाटा रिक्वायर्ड एंड स्टोरेज एनालिसिस का भी आपने स्टोरेज को भी एनालाइज अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा हमारे पास जो वेट अगेंस्ट द मेंटेनेंस इशू ऑफ द रिडंडेंट डाटा भी करना है। और व्हेन इन डाउट डोंट डीनॉर्मलाइज, अगर आपको कोई डाउट है तो डीनॉर्मलाइजेशन आपने नहीं करनी। ये 4 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद कुछ और गाइडलाइंस भी दी हुई कि आपने फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है। उसके अलावा आपने अंडरस्टैंड करना है कि कितना डाटा आपकी क्वेरी में इंक्लूड हो रहा है, उसी डाटा को आप लोग डीनॉर्मलाइज करेंगे ताकि वो क्वेरी आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। रिडंडेंट डाटा जो हमारे पास हैं वो परफॉर्मेंस बेनिफिट क्वेरी टाइम पे हम नहीं देते, यहाँ पे आप याद रखें। रिमेंबर दैट रिडंडेंट डाटा इज़ अ परफॉर्मेंस बेनिफिट एट क्वेरी टाइम। टिपिकली ट्रिगर्स आर रिटर्न टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डुप्लीकेट डाटा। या आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ से याद रख लेंगे, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डीनॉर्मलाइजेशन को हम क्या से जो है हमारे पास कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, तो वो ये गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा ये MCQs में आता है। उसके बाद नीचे देखें, डीनॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास यूजली स्पीड अप कर लेती है हमारे रिट्राइवल को, यानी कि डाटा को जब हम गेन कर रहे होते हैं तो उसको ये जो हमारे पास स्पीड अप कर लेती है। यहाँ पर उन्होंने गोल्डन रूल को दोबारा लिखा है कि व्हेन इन डाउट डोंट डीनॉर्मलाइज, जब डाउट हो तो डीनॉर्मलाइज मत करें। तो इसने आपने ये गोल्डन रूल भी याद रखना है, ये भी पेपर में आ जाता है। उसके बाद एरियाज़ जहाँ पर हम डीनॉर्मलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सो डीलिंग विद द अबेंडेंस ऑफ स्टार स्कीमा है। फास्ट एक्सेस ऑफ अ टाइम सीरीज डाटा एनालिसिस, अगर आपको फास्ट डाटा चाहिए तो फास्ट एग्रीगेट आपने करना है, यानी कि सम और एवरेज वगैरह। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस आपने करना है, या फिर आप अपडेट के साथ डील करेंगे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हैं आपके पास, जॉइन की क्वेरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप डीनॉर्मलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमने हर जगह जाकर डीनॉर्मलाइजेशन को अप्लाई नहीं करना, वहीं पर करना है जहाँ पर हमें क्वेरी की परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ OLTP सर्वर सिस्टम में बताया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन डाटा होता है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेशन और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए और उसके अलावा फ्यू अपडेट्स के लिए, ये भी ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स को उन्होंने दोबारा से यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया। इस सारे पैराग्राफ में वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। अब 5 प्रिंसिपल देखें डीनॉर्मलाइजेशन के। यहाँ पे देखिए 4 प्रीवेलेंट स्ट्रेटजी फॉर डीनॉर्मलाइज विच आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है शॉर्ट लॉन्ग में। टेबल को कोलैप्स करना है। जब 2 एंटिटीज़ का रिलेशन 1 to 1 हो तो उनको हम कोलैप्स कर लेंगे। अगर 2 उनका मेनी टू मेनी हो तो उनको भी कोलैप्स कर सकते हैं। कोलैप्स की 2 कंडीशंस हैं, ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद प्री जॉइनिंग है। स्प्लिटिंग द टेबल है, जिसमें 2 तरह से स्प्लिटिंग हो सकती है। आप उसे हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट कर सकते हैं और वर्टिकली भी स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिडंडेंट डाटा कॉलम्स को भी यानी कि ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस एज अ रेफरेंस डाटा हमारा हो जाएगा। ये आपने इसके प्रीवेलेंट याद रखने। और 5वां हमारे पास है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, यानी कि समरी, टोटल और बैलेंस। यहाँ पर मैंने आपको कोलैप्स का थोड़ा सा बताया कि कॉलम A और कॉलम B है, कॉलम A और कॉलम C है। A B, अब देखिए A यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सेम है ना, इसमें भी ये है, ये हमारे पास नॉर्मलाइज में है। 2 टेबल हमने अलग की थे।
अब इनको डिनॉर्मलाइजेशन में हमने दोनों टेबलों को वापस जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखें कॉलम ए सिमिलर था तो कॉलम ए को एक बार कर दिया, कॉलम बी और कॉलम सी को भी हमने ऐसे कर दिया। इससे क्या हुआ, आपकी जो स्टोरेज थी वो हमारे पास अब कम यूज़ हो रही है। यहाँ पे 2 टेबल थे, यहाँ पे सिंगल टेबल है। अपडेट टाइम भी इसका कम लगेगा। इसके अलावा हमारे पास इसका बिजनेस व्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं आई, बिल्कुल डेटा सेम है और इसने फ़ॉरन की को भी रिड्यूस कर दिया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद रखना है। आगे इसी को इन्होंने डिफाइन किया है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सेफ डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक कौन सी है कि आप 1-to-1 रिलेशन को कंबाइन कर लें। ठीक है, इफ़ यूज़र फ्रीक्वेंटली नीड टू यूज़ कॉलम ए कॉलम बी, जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया ना, इसी को इन्हें यहाँ पे आपको डिफाइन किया है कि 1-to-1 रिलेशन में कैसे है। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये हमारे पास स्टोरेज स्पेस को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा डाटा टाइम अपडेशन को भी रिड्यूस कर देता है। ऊपर जो चीज़ें आपकी लिखी है ना सारी, यहाँ पर ये वही टेबल में एक्सप्लेन है। अगर आप इस फिगर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं 7.1 को और ये 4 पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक क्लियर है यहाँ से। उसके बाद और टेक्निक्स हम देखते हैं। यहाँ पे एक और टेक्निक है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग को देखें तो कॉलम ए बी और सी में दिया हुआ है, इसको हमने स्प्लिट करना है, इनके अब तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए कॉलम ए और कॉलम बी को तोड़ लिया और कॉलम ए और कॉलम सी को तोड़ लिया। 2 टेबल हमारे पास बन गए। इसको हम वर्टिकल स्प्लिटिंग भी कह रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको हम वर्टिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हो रही है। हॉरिजॉन्टल में देखें कॉलम ए बी और सी है, ये जो ऊपर था इसी को हमने नीचे डिवाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे 3 इसके जो 6 थे टोटल, 3 हमने एक टेबल में कर दिए, 3 हमने एक टेबल में कर दिए। तो ये हम आपको यहाँ पे एज अ एग्जांपल शो करवाने के लिए ये एम्प्टी छोड़े हैं, वरना इसके अंदर डाटा है। ठीक है, तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि इसके अंदर डाटा है। तो जो पहले 3 डाटा हैं उनको हमने एक टेबल में कर लिया H1 और बाकी 3 को हमने दूसरे टेबल में H2 में कर लिया है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग है और ये जो हमारे पास है ये वर्टिकल स्प्लिटिंग है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्ली स्प्लिट कर लिया। इसके अंदर कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी डाटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए हमारे पास यूनिकली है तो उसको हमने दोनों में रखा है। ठीक है, इसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। यहाँ पे इसको आगे इन्होंने डिफाइन किया है कि डिनॉर्मलाइजेशन में हम स्प्लिट कर सकते हैं टेबल को 2 तरह से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो मैंने आपको ऊपर बताया। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग में देखें क्या है कि ब्रेक्स अ टेबल इनटू मल्टीपल टेबल बेस्ड अपॉन अ कॉमन कॉलम वैल्यू। ये आपका MCQs है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है, एज इट इज़ MCQs आता है। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग आपने याद रखना है। इसके अलावा इसका गोल क्या है, स्प्रेडिंग रो फॉर एक्सप्लोइटिंग पैरेललिज्म को एक्सप्लोइट करने के लिए हम रोज को स्प्रेड किया, ये हमारे पास MCQs आता है। ग्रुपिंग डाटा टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेरी लोड इन वेयर क्लॉज। वेयर के लॉस के अंदर हमारे पास अननेसेसरी क्वेरी लोड को करने के लिए हमने रिमूव करने के लिए डाटा को ग्रुप किया है, इसके हमारे गोल हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग में भी देखें रिलेशन को मल्टीपल रिकॉर्ड्स में हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया है। नीचे के गोल भी बताए ने आपको कि स्प्रेड रो इन अ लार्ज कॉलम, इसको आप अपने वर्डिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं। स्प्लिटिंग के एडवांटेज ये हॉरिजॉन्टल के हैं, ये हमारे पास स्प्लिटिंग के हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग मेक सेंस व्हेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोज और टेबल आर सेपरेटली। इसके हम करते हैं तो ये मोर सिक्योर हो गया है, एप्रोप्राइट भी हो गया है। तो यहाँ से आपने 1-2 पॉइंट देख लेने हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता कि इसके क्या गोल्स हैं, आपको बस यहाँ से याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग किस तरह से करनी है। आपको टेबल गिवन हो सकता है, जैसे कि ये टेबल है, ये तो एम्प्टी है, लेकिन वो आपको डाटा के साथ टेबल दे सकते हैं और आपको कहेंगे कि इसको वर्टिकल स्प्लिट करें या फिर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करें, तो आपने स्प्लिट करके डाटा को शो करवाना है। एडवांटेज क्या है इसके ऊपर जो हमने बताया हमने यहीं पे आपको इस पॉइंट्स में बता दिए। तो आपकी इन नोट्स में ये काफ़ी एक बेनिफिट है कि आपको पॉइंट्स भी दिए होते हैं और नीचे उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया होता है पैराग्राफ में। तो अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये पॉइंट्स कर लें तो आपका वो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। अब यहाँ पे देखें सिक्योरिटी ऑफ डाटा को इन्हेंस करता है ये पॉइंट, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करके अपनी वर्डिंग में लिख भी सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग टेबल डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट क्वेरीज के लिए टेबल को डिफरेंटली हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। इसके अलावा आई ओवरहेड को हमने रिड्यूस कर लिया, इनके इनपुट आउटपुट का ओवरहेड हमने रिड्यूस कर लिया। इसके अलावा हमने डिग्रेडेशन को ग्रेसफुली कर लिया। यहाँ पे फ्यू रोज हमारे पास जो है वो फ्लैटर बी ट्रीज में फास्ट डाटा टेबल के लिए हम एक्चुअली ये कर रहे हैं। तो इनमें आपको नीचे बताया कि सिक्योरिटी हमारे पास वन ऑफ द की फीचर है जो हमें ओलाप में चाहिए होते हैं। ये ओलाप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर कोई भी टेबल आपका पार्टीशन नहीं है और किसी सम रीज़न की वजह से टेबल डैमेज हो गया तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारा डाटा लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डाटा को किसी भी सूरत में हमने लॉस नहीं करना। यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू सेपरेट फाइल्स विद रिपीटिंग, प्राइमरी की रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कॉलम ए हमारे पास प्राइमरी की था तो उसको हमने रिपीट किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये वही पॉइंट्स हैं नीचे। इसके अलावा हेडर साइज़ भी रिड्यूस हो गया, मोर रोज पर ब्लॉक हमने कर लिया, इसके आयो की जो है वो रिड्यूस हो गया। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे प्री जॉइनिंग देखें। अब यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेबल है मास्टर टेबल, जिसके अंदर सेल आईडी है, सेल डाटा है और सेल पर्सन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे TX आईडी है, सेल आईडी है, आइटम आईडी है,
आइटम क्वांटिटी और सेल्स आईडी है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास वन टू मेनी का रिलेशन है, क्योंकि इस वाले टेबल के अंदर सिर्फ एक चीज़ हमारे पास मैच हो रही है जो इस वाले टेबल में है, सेल आईडी। तो ये वाला तो मेनी है। अब वन टू मेनी को हम डीनॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, इन सबको इकट्ठा करके लिख देंगे तो आराम से आपकी डीनॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो ये इतना आसान टॉपिक है, मतलब कि आपने बस अंडरस्टैंड करना है कि इसमें करना क्या है टेबल के साथ, बस इतना अगर आपको पता हो तो आप आराम से ये क्वेश्चन अपना 5 मार्क्स का अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सिर्फ सेल आईडी को हमने वन टाइम लिखा है और बाकी TX आईडी और बाकी सब चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। और ये देखें हमारे पास जो ऊपर चीज़ें थी सेल आईडी, सेल डेट, सेल पर्सन, सेल आईडी, सेल डेट, सेल पर्सन को डाल दिया, आइटम आईडी, आइटम क्वांटिटी और सेल आ रहा है, इसको हमने कंबाइन कर दिया। इन दोनों टेबलों को हमने जोड़ दिए और जो सिमिलर था उस टेबल को हमने सिर्फ एक ही बार रखा है, बस इसको हम प्री जॉइनिंग कहते हैं। इसी को नीचे हमने डिफाइन किया, जिसमें हम वन टू मेनी रिलेशन में प्री जॉइनिंग आपने करनी है। ये भी आपने याद रखना है कि प्री जॉइनिंग कब करेंगे, जब आपका टेबल के अंदर वन टू मेनी का रिलेशन होगा तब आप प्री जॉइनिंग करेंगे। यहाँ पर हमने प्री जॉइनिंग के बारे में बताया कि टिपिकल हमारे पास होता है मार्केट बास्केट क्वेरी के लिए जॉइन, इसके अंदर हमें ऑलवेज रिक्वायर्ड होते हैं। टेबल्स कुल भी मिलियन ऑफ रोज हो सकती है टेबल की। इसके अलावा हमने मास्टर टेबल को डिटेल में स्क्वीज़ कर दिया है। रेपिटेशन ऑफ फैक्ट है और हाउ मच ये हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने आपको इसी पैराग्राफ में सारा बताया कि हमने TX आईडी कॉलम को अब प्राइमरी की बना दी है, क्योंकि सेल्स आईडी रिपीट अब दोनों टेबलों में थी तो हमने उनको एक दफ़ा लिख दिया, लेकिन अब हम TX आईडी को जो है वो प्राइमरी की बनाएंगे अपने डिटेल वाले नए वाले टेबल में। उसके बाद है एडिंग रिडंडेंट कॉलम्स, यानी कि एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड करना। उसका क्या है, ये टेक्निक ऐसी है जिसमें हम कॉलम को एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लेते हैं, जिससे वो कॉलम रेफ़र कर रहा होता है एक्चुअली में, ताकि हम जॉइन को रिड्यूस कर सकें। उस कॉलम को ऐड किया जाता है डिटेल टेबल के अंदर ताकि जॉइन को रिड्यूस किया। आपने बस इतना याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया जाता है जिसको हम रेफरेंस कॉलम भी कहते हैं, ताकि आपकी जो जॉइन है उसको रिड्यूस करना है हमने, ज़्यादा हमने जॉइन नहीं बनानी है। ये इसका मकसद है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है कॉलम ए और कॉलम बी। देखें यहाँ पे टेबल 1 देखें, कॉलम ए और कॉलम बी है टेबल 1, फिर कॉलम A B C को कंबाइन कर दिया। आप कॉलम 2 में क्या किया, A B C और फिर Z तक है और फिर दोबारा से इसको Z तक है, लेकिन यहाँ पे 6 वैल्यूज़ थी। यहाँ पे इसको जब हमने और तोड़ा है तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ कर दी और कॉलम Z हमारे पास एक रिडंडेंट कॉलम है जिसको हमने एक न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इन प्री जॉइनिंग ऑल द कॉलम्स आर मूव फ्रॉम द मास्टर टेबल इनटू द डिटेल टेबल। अभी हमने खुद देखा कि हमारा छोटा वाला टेबल मास्टर टेबल था, उसको हमने डिटेल टेबल के अंदर सारे को डाटा को मूव कर दिया। तो यहाँ पे यही वही चीज़ें आपको इनने बताई हैं। टू एलिमिनेट द जॉइन को एलिमिनेट करने के लिए और रिडंडेंट एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए टारगेट एंटिटी में हम लोग जो है वो प्राइमरी की फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट आपने याद रखना है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास इन्होंने नीचे आपको बताया ड्राइव एट्रीब्यूट के बारे में। वो क्या है, हमारे पास ईज़ ऑफ यूज़ है, इसका फास्ट रिस्पॉन्स है, कस्टमाइज कर सकते हैं डाटा को। कब फिजिबल हो सकता है हमारे लिए, जब हमने एक दफ़ा कैलकुलेशन करनी हो। इसके अलावा हमने एब्सोल्यूट करेक्टनेस देखनी हो या फिर पिटफॉल एडिशन करनी हो स्पेस की, तो हम ड्राइव एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो ड्राइव एट्रीब्यूट इट इज़ यूजली फिजिबल टू ऐड ड्राइव एट्रीब्यूट इन द डाटा वेयर हाउस डाटा मॉडल इफ़ द ड्राइव डाटा इज़ फ्रिक्वेंटली एक्सेस एंड कैलकुलेट वंस एंड इज़ अ फेरी स्टेबल। तो हम उसके अंदर हम ड्राइव एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको करके भी दिखाया कि ये देखिए बिजनेस हमारे पास डाटा मॉडल है, स्टूडेंट आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिग्री है, कोर्स है, ग्रेड है, क्रेडिट्स है, DOP हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के लिए है। यहाँ पे देखें तो इन्होंने 2 न्यू हमारे पास यहाँ पर ड्राइव किए हैं खुद से, मतलब कि एट्रीब्यूट्स ड्राइव किए हैं। बाकी सारे सेम हैं, ऊपर वाले यहाँ पर ऐड किए गए हैं। उसके बाद 2 नए ऐड किए हैं कि डेट ऑफ बर्थ से हमें एज पता लग सकती है तो हम उसकी एज को ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसका GP कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रेड और क्रेडिट्स और पता चल जाएंगे तो हम उसका ग्रेड अपने आप जो है उसका GP हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये दोनों ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बनाए जो कैलकुलेट होते हैं वंस लेकिन यूज़ होते हैं फ्रिक्वेंटली। आपने बस इतना याद रखना है कि ड्राइव एट्रीब्यूट एक ही दफ़ा कैलकुलेट होते हैं लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। GP को हमने बता दिया ग्रेड पॉइंट है, इसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने इसको ऐसे किया। उसके बाद हमारे पास इशूज़ है डिनोमिनेशन में। एक तो स्टोरेज का इशू है, परफॉर्मेंस का है, मेंटेनेंस का है और ईज़ ऑफ यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें उन्हें वही 4 आपको बताएं। ट्रेड ऑफ डिनोमिनेशन के एज फॉलो हैं। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ट्रेड ऑफ डिनोमिनेशन, तो आपने ये चारों मेंशन करने होते हैं। ये ऐसी क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है। स्टोरेज का हमारे पास इशू बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि विद नॉर्मलाइजेशन अगर हम करते हैं प्री जॉइनिंग में तो टोटल स्पेस जो यूज़ हो रही है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 है प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 2 टेबल्स को हमने बताया, तो टोटल 1.6 GB हो गया। लेकिन हमने डीनॉर्मलाइजेशन करनी है तो हम अलग से फॉर्मूला यूज़ करें। इसमें हम लोग सबसे पहले तो उन सबको प्लस कर रहे हैं और उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1.8 GB आ गया, जिसका साइज़ ग्रेटर है। इसका मतलब है कि स्टोरेज का यहाँ पर इशू है। ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं किया और ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में नहीं आता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरेज का इशू होता है।
तो यहाँ पे देखिए विद नॉर्मलाइजेशन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल में आप काउंट कर सकते हैं। जब डी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद क्या है कि जो मेंबर आईडी है वो रिपीट हो रही है, तो सिंस हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये हमारे पास सॉर्टिंग में इशू क्रिएट कर सकती है। तो बस आपने ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ये वाले आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये सारे वही पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। कॉपिंग द सेल पर्सन टू द डिटेल टेबल रिजल्ट इन ऑल स्केन्स टेकिंग 60% लॉन्गर देन प्रीवियसली। जो हमने ऊपर टेबल कंबाइन किए थे उन टेबल्स के बता रहे हैं कि उनको कंबाइन करने से हमें कौन कौन से यहाँ पे नुकसान हुए। द मेन प्रॉब्लम क्या है, रिडंडेंट कॉलम है। इफ़ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज़ नॉट इन फोर्स इट कैन वेरी क्विकली रिजल्ट इन टू केओस। इसमें वो रिजल्ट कर सकता है, इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए। अदर इशूज देखें तो टेबल साइज इंक्रीज हो रहा है, मेंटेनेंस, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने बस इस वाले यहाँ से आपने ये पॉइंट रिमेंबर रखने हैं कि स्टोरेज का इशू है, परफॉर्मेंस का इशू है, मेंटेनेंस का इशू है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है, टेबल का साइज इंक्रीज हो सकता है। यही आपने 4-5 पॉइंट याद रखने, तो आपका ये वाला सारा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो सारा उसमें बताया। और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग हमारे पास डिवाइड और कंकर टेक्निक को इस्तेमाल करती है, तो ये आपने याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज आता है कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है, तो हमारे पास डिवाइड और कंकर टेक्निक को यूज़ करता है। हैश पार्टिशनिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि हैश पार्टिशनिंग हमारे पास मोस्ट कॉमन पार्टिशनिंग की स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हमारे पास तमाम पैरेलल RDBMS प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास कुछ डाटा में प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम हैश स्प्लिटिंग करते हैं। ज़्यादा हैश स्प्लिटिंग के बारे में आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, जितना है हम उतने ही देखेंगे। यहाँ पे आप स्प्लिटिंग को दोबारा से हमने करके दिखाया कि इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों को एक ड्राइंग से स्प्लिट कर लिया, तो उसको दोबारा से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आगे क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ईज़ ऑफ यूज़ है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग में, राउंड रॉबिन एंड रैंडम स्प्लिटिंग है, गारंटी गुड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी होती है। इसके अलावा प्री डिफाइन नहीं होता, इम्पॉसिबल है रिवर्स कराएंगे, उसको अंडू नहीं कर सकते। ये हमारे पास इसकी कुछ ईज़ ऑफ यूज़ है। उसके बाद है कि राउंड रॉबिन स्प्रेड डाटा इवनली अक्रॉस द पार्टीशन में राउंड रॉबिन आपका डाटा जो है वो इक्वली जो है वो स्प्रेड कर देता है। राउंड रॉबिन इज़ टिपिकली यूज ओनली फॉर टेम्परेरी टेबल्स के लिए आप यूज़ करेंगे। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि राउंड रॉबिन को हम टेम्परेरी टेबल्स के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर पार्टीशनिंग हमारे पास एलिमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होगी। मोस्ट कॉमन पार्टीशनिंग ऑफ रेंज पार्टीशनिंग इज़ ऑन डेट पे पार्टीशनिंग सबसे मोस्ट कॉमन है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम कर लेते हैं। परफॉर्मेंस है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्कैनिंग द क्लेम टेबल फॉर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज क्वेरी विल बी 500 टाइम फास्टर विद वर्टिकल स्प्लिटिंग से वो फास्टर हो जाएगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ को हमने केयरफुली डिटरमाइन करना है। हाउएवर द इंपॉर्टेंट मेजर इज द परसेंट ऑफ क्वेरी दैट एक्सेस ओनली द फ्रीक्वेंटली यूज्ड पोर्शन ऑफ द टेबल विद नो कॉलम रिक्वायर्ड फ्रॉम द इनफ्रीक्वेंटली यूज डाटा। यानी कि अगर आपने जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट करनी है आप उसी पे ऊपर डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को अप्लाई करें, ना कि फुल टेबल पे। इस तरह से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपने जो फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस हो रहा है उसी पे आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपने इसमें से कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए। आपको हाईलाइटेड हैंडआउट जो है वो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में ये वाले प्रोवाइड करूँगी। इसी में अंदर मैंने और भी हाईलाइट चीज़ें की हैं, तो फिर मैं एक ही दफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी ये हैंडआउट्स, तो आप ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़कर अपने एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन रहे थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए आप लोगों के साथ। अब आप इस वीडियो को जो है वो पॉज करके भी देख सकते हैं और इसके अलावा हैंडआउट्स को रीड भी कर सकते हैं, अपने हैंडआउट्स जो आपके पास हैं, ताकि आपके सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ करेंगे ताकि हम जल्दी इस लेक्चर सीरीज़ को हम कंप्लीट कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि मिड टर्म से पहले ही अपने लेक्चर सीरीज़ को आपके लिए प्रोवाइड कर दें, सारे कंप्लीट कर दें, ताकि आपको पेपर की प्रिपरेशन में आसानी हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ भी आपने ये वीडियो शेयर करनी है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। और आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको समझ आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।